दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ की शाही जामा मस्जिद में। यहां पर एक अधिवक्ताओं का पैनल है जो इस वक्त वफ्त की संपत्तियों को वफ्त में मर्ज कराने के लिए, वफ्त बोर्ड में मर्ज कराने के लिए यहां पर कंसल्टेंसी दे रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और खासतौर से उन लोगों को कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी संपत्ति वफ्त करनी है, वो नहीं करा पा रहे हैं या पेपर वर्क नहीं हो पा रहा है, वो आए यहाँ बात करें और पूरा ये लोग हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कुछ नया किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाही जामा मस्जिद में। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से वफ्त कानून बना है 2024-25, उसको लेकर के जो लोग हैं उनके जहन में भी तरह तरह की बातें चल रही हैं। खासतौर से मुस्लिम समाज में आक्रोश भी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपत्तियां हैं, बताया जाता है करीब 70% नई ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ में शामिल नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में मेरठ शहर काजी ने यह मुहिम शुरू की है और एक पैनल बनाया है अधिवक्ताओं का, जो ये काम करेगा कि लोगों को समझाएगा किस तरीके से वो अपने कागज को दुरुस्त करके वक्फ में अपनी संपत्तियों को मर्ज करा सकते हैं। मेरे साथ तमाम अधिवक्ता जुड़ेंगे, बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। पहले सबसे पहले परिचय और बताइए सर, क्या आपने अभियान शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शिराज रहमान है। मैं एडवोकेट हूँ। और जुमे के दिन शाही जामा मस्जिद के अंदर शहर काजी काजी जैनुल सालिकीन साहब ने अनाउंस भी किया था कि भाई वकीलों की कमेटी जो है वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ शाही जामा मस्जिद के अंदर संडे के दिन 10 से 1 बजे तक रहेगी। उसी के तहत ही आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। इसलिए जमा हुए हैं कि जो मस्जिदें वक्फ हो चुकी हैं, कब्रिस्तान, ईदगाह जो हो चुके हैं, मगर उनका वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड का सिर्फ एक ही ऑफिस है जो लखनऊ के अंदर है। जो लोग दर्ज कराना चाहते हैं उनके पास जानकारी ना होने की वजह से, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की कागज़ की ज़रूरत पड़ती है इसकी जानकारी ना होने की वजह से, और सबसे बड़ा कारण दूरी ज़्यादा होने की वजह से भी वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ की ज़मीनें जो है रजिस्टर्ड नहीं है। उसी के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत सारी क्वेरी आई भी हैं। लोग हमारे हमारे से उन्होंने संपर्क भी किया है। जैसे एक 3 जगह का मैं अभी जिक्र करता हूँ मेरठ के अंदर। एक कब्रिस्तान वाला है, जो कब्रिस्तान लगभग लगभग 200 साल पुराना है, वक्फ हुआ है। खसरा खतौनी के अंदर कब्रिस्तान का नाम चढ़ा हुआ है, और वक्फ बोर्ड के अंदर वो दर्ज नहीं है। इसी की एक जामा मस्जिद है गोलाबड़ के अंदर, उसके बारे में भी उन्हें उस वक्फ बोर्ड में वो दर्ज है नहीं है, उसे वो मालूमात करने के लिए आए थे। इसी तरीके से एक मदरसे वाले भी आए थे। वो भी इसलिए आए थे कि भाई हमें इस बारे में, हमारे बड़े ये चाहते थे कि हमारा मदरसा जो है दर्ज हो जाए, मगर जानकारी ना होने की वजह से वो दर्ज नहीं हो पाया। और उन्होंने हमारे से आके जानकारी ली क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन सारी चीज़ों को हमने, जो वक्फ बोर्ड ने जो जो अपने ऑनलाइन जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उनकी चीज़ें, वो कागज़ हमने उन्हें बताए हैं। जो एफिडेविट्स वगैरह लगेंगे वो हमने उन्हें बताए हैं, जिससे कि ऑनलाइन, चूँकि पिछले 3 साल से जो है वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और फिर जो हमने ऑनलाइन किया है उसके सारे कागज़ जो हैं लखनऊ स्थित ऑफिस के अंदर यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के अंदर जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद वो फिर प्रक्रिया शुरू होती है। उसी के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और बहुत सारी क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी तो हमने किसी का अप्लाई नहीं किया है, मगर ये है कि क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है। और बहुत बड़ी तादाद के अंदर मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान हैं जो वक्फ तो हो चुकी हैं, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज नहीं है। इसी की ज़रूरत को महसूस करते हुए काजी काजी साहब की निगरानी के अंदर ये कमेटी बनाई गई है। सर, ये बताइए जो आपकी कमेटी है अधिवक्ताओं की, कितने अधिवक्ता शामिल हैं और क्या काम बांट लिए गए हैं या फिर सब मिलजुल कर रहे हैं। दूसरा सवाल बाद में लेते हैं। जैसे ये हमारी 5 अधिवक्ताओं की ये कमेटी है। इसके अंदर चूंकि सबसे पहला काम जो है कागज़ को इकट्ठा करना, उन्हें तैयार करना है और ऑनलाइन करना है। इसके अंदर हमने 2 जनों को तो ऑनलाइन करने के लिए किया है, और 2 जनों को जो है इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की तैयारी की जाएगी उन्हें बताने के लिए किया गया है। तो सेटअप आपने तैयार किया है जिससे चीजें ऑनलाइन जाएंगी। हाँ, हमने जो है ना एक पेपर के ऊपर जो जो कागज़ की रिक्वायरमेंट है उसे परफॉर्मे को बनाया है। और जो एफिडेविट्स वगैरह का परफॉर्मा जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने जो जारी कर रखा है, उसका हमने निकाल कर जो आने वालों को दिया जा रहा है, जिससे कि उसके तहत अपने कागज़ को तैयार करा लें।
अच्छा ये बताइए सर, मेरठ शहर के अंदर क्या माना जाए, कितनी ऐसी संपत्तियां होंगी जो अभी तक जो है वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं हो पाई हैं, जो आपने टारगेट बनाया है? अगर हम सिर्फ मेरठ की बात करें तो मेरठ के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर मस्जिदें और कब्रिस्तान जो हैं वो दर्ज नहीं है। जो पुरानी है और जिनकी कमेटियाँ पहले बन गई थी तो वो तो दर्ज हैं। और जो पिछले लगभग कोई 30 से 35 साल के अंदर जितनी मस्जिदें बनी हैं उसके अंदर ज़्यादातर का मतलब ये 60 से 70% मेरे अनुमान के मुताबिक वो मस्जिदें दर्ज नहीं हैं। और वहाँ पर बाकायदा जो है नमाज पढ़ी जा रही है, मस्जिदें बनी हुई हैं, पक्की मस्जिदें बनी हुई हैं और कई कई स्टोरी की बनी हुई है। हमने भी यही अपील की है कि जो मस्जिदें अभी तक दर्ज नहीं है वो लोग आकर जो है अपनी मस्जिदों को वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज करा लें। अच्छा ये बताइए, जो कानून बना है, अभी अमेंडमेंट हुआ है, इस कानून के बनने के बाद क्या दर्ज होने में कोई समस्या या कोई बदलाव किया गया है? देखिए अभी अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसके बाद अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। मगर जो 3 चीज़ों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की या जो और दीगर मुस्लिम तंजीमें उन्होंने आपत्ति लगाई थी, जिसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है वक्फ बाई यूज़र। जिसके अंदर वक्फ बाई यूज़र के अंदर अगर कोई डिस्प्यूटेड अगर कोई जगह है तो उसके अंदर दिक्कत और दुश्वारियाँ आएंगी। और जहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं आएगी। अच्छा, बता रहे हैं कि 3 तरीके का वफ्त है, अपने वफ्त यूजर का जिक्र कर ही दिया है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आम जन को तो पता ही नहीं है कि ये जो चल रहा है क्या कुछ हो रहा है। और किसी के बहकावे में, किसी के बुलावे में सड़कों पर ना जाएं, जाएंगे तो फिर वहां भी परेशानी होगी। अब जो कॉल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की है या फिर जमीयत की है, उस पर ही काम करें। असल में ये पूरा का पूरा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो सारा जो मैटर है उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। एक जो पहले अमेंडमेंट कर कर जो है ना, एक तो वो जो वक्फ बोर्ड बनता है उसके अंदर 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है। और उसके साथ साथ पहले जो उस विधानसभा के एमएलए या एमएलसी होते थे जो मुसलमान होते थे उन्हें सदस्य मनोनीत किया जाता था। अब नए अमेंडमेंट के अंदर उसके अंदर से मुस्लिम होने की शर्त को हटा लिया गया है। यानी कि 2 गैर मुस्लिम का होना लाजमी है। और इसके अलावा कोई दूसरे एमएलए एमपी को भी उसका नाम बनाया जा सकता है। और उसके अंदर दिया गया है कि किसी भी सूरत में 4 से अधिक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमारा सबका कहना ये है, जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर हिंदू एंडोर्समेंट बोर्ड है या सिखों का बोर्ड है या किसी और क्रिश्चियंस का है, उसके अंदर किसी के अंदर भी सब उन्हीं समुदाय के लोग होते हैं जिस धर्म के मानने वालों ने उसे बनाया गया है। तो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है कि भाई जो अगर मुसलमानों की है वही अपने मुसलमान अच्छी तरीके से चला भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक जो मैंने अभी वक्फ बाई यूज़र बताया। अब वक्फ बाई यूज़र ये होता है कोई संपत्ति जिसको वक्फ कर दी गई और उसका वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे किसी एक भाई ने अपनी ज़मीन को मस्जिद बनाने के लिए दे दी और वहाँ पर मस्जिद बन भी गई, मस्जिद में नमाज होने भी लगी और वो एक लंबे टाइम तक होने लगी। कोर्ट उसे वक्फ मान लेता है क्योंकि वो वक्फ कर दी गई थी और वक्फ की तरह उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अब नए जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर वक्फ बाई यूज़र को जो है ना उसे ख़त्म कर दिया गया, बल्कि जो दर्ज है उसे ही वक्फ माना जाएगा। और जिसके अंदर कोई झगड़ा है या तो उसको वो वक्फ मानेंगे भी नहीं, चाहे वो दर्ज है और डिस्प्यूटेड है उसको भी वक्फ नहीं मानेंगे। ये नए अमेंडमेंट के अंदर कर दिया गया है, जिसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुए, जमीयत उलमाए हिंद हुई या दीगर जितनी भी मुस्लिम तंजीमों ने जो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तीसरा जो इसके अंदर जो है कि ये जो जितने भी इन्होंने चेंजेस किए गए हैं ये संविधान के आर्टिकल 26 और 30 का सीधा सीधा वायलेशन करता है। 26 के अंदर तो हमें धर्म की स्वतंत्रता के अंदर अपनी चीज़ों को बनाने की और उनका प्रबंधन करने के लिए दिया गया है। और अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है कि अल्पसंख्यक अपनी चीज़ें बना भी सकते हैं, उनका संचालन भी कर सकते हैं। तो उसका सीधा सीधा वायलेशन है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसके अंदर ज़रूर ज़रूर राहत मिलेगी। क्योंकि पिछले अगर हम फैसलों को देखें, जब भी कोई अगर संविधान से कोई चीज़ टकराती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर संविधान के तहत ही उसका फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कानून बनने के बाद अब तमाम लोग जाग रहे हैं और ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जिन लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी है लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे में नए कानून के बाद कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, इसलिए
टीम गठित कर ली गई है। हालांकि शुरुआत मेरठ से हुई है, मेरठ शहर काजी ने शुरुआत की है, लेकिन अब माना जा रहा है कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि आप ये सब कैसे कर सकते हैं, खुद से चाहें खुद से कैसे करेंगे, या आप किसी जो अधिवक्ता है उसके पास जा सकते हैं, वो कैसे करेंगे। मेरे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं, वो बताएंगे आखिर किस तरीके से आप अपनी संपत्ति को वफ्त में दर्ज करा सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी केवल एक कार्यालय है और दिक्कतें हैं, लेकिन ये दर्ज करानी होगी, नहीं तो फिर समस्या इतनी बढ़ेगी कि बाद में जो है दिक्कतें होंगी। सर, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले परिचय, दूसरा ये कि अगर कोई शख्स अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराना चाहे तो क्या प्रोसीजर है और कैसे दर्ज करा सकते हैं। मैं एडवोकेट समीर अहमद। अगर जो किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई भी संपत्ति वक्फ में दर्ज करानी है तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रोसीजर है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर जो यहाँ पर दो चीजें देखनी है कि क्या प्रॉपर्टी पहले से किसी ने वक्फ कर दिया है, वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से, यानी कि दोबारा से नहीं, नए सिरे से वक्फ कराना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले एक वक्फ डीड चाहिए। इसके अलावा जो है पहले उसको वक्फ डीड बनानी पड़ेगी, उसका जो पूरी डिटेल्स है, जैसे उसका अकाउंट नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है, और जो भी उसकी पर्सनल डिटेल है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी उसके कागजात हैं उसमें एफिडेविट लगेंगे। और इसके बाद जो है पूरे परफॉर्मे को, पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये जो है एक फाइल बनकर जो है वक्फ बोर्ड से दी जाएगी और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकता है। ये पूरा है। और इसके लिए पूरी हमारी टीम गठित हुई है कि अगर जो जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मिल सकता है और वो हमसे जान सकता है, जिसके लिए हम पूरा एक जो है एक पेपर पे पूरी डिटेल लिख दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, वो सब ले सकता है। अच्छा, ये बताइए, जो अब लोग आपके पास क्वारी के लिए आ रहे हैं, जिन लोगों ने वफ्त की है लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुई है, तो उन्होंने किस प्रोसीजर से दर्ज कराई थी, या फिर खाली मुंह से बोल दिया कि हमने वफ्त कर दी है, तो ये किस तरह की क्वारीज आ रही है आपके पास। देखिए, जैसा अभी सिराज भाई ने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि वाला केस चल रहा था उसमें एक नया कंसेप्ट दिया था, वक्फ बाय यूजर। और वक्फ बाय यूजर ये था कि अगर जो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ के तौर पर यूज हो रही है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। सही है ना, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता था कानून के अंदर, जो है ये प्रावधान, कानून से मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक डिसीजन होता है वो भी क्या है, कानून का ही बल रखता है। तो वहां पर ये कह दिया था, तो बहुत सारे लोग उस टाइम ये थे कि उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की, जैसे उसको प्रॉपर्टी को जो है एफिडेविट बनवाकर वो जो है वक्फ कर दिया, बट उन्होंने अभी रजिस्टर्ड नहीं कराया। अब जो जो न्यू एक्ट आया है, न्यू लॉ, उसने कह दिया कि हम जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है या वक्फ बाई यूजर का जो कंसेप्ट है उसे मानेंगे नहीं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बाई यूजर की तरह यूज हो रही थी बट वो रजिस्टर्ड है नहीं, नया कानून बना कर रहा है, तो अब तो उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए अब क्या है, हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और प्रोसीजर को फॉलो करने के साथ जितना भी हो सकेगा ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड कराया जाएगा। अच्छा, कुछ बात आपके समझ में आई है कि कितने ऐसी प्रॉपर्टीज यहाँ हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, और लेकिन वक्फ बाय यूजर का आपने जिक्र किया, वो उस एतबार से चल रहा है उन पर काम। देखिए, एक्यूरेट डाटा तो अभी है नहीं, लेकिन सही ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद, जिसे हम कहेंगे, जहां तक मेरा मानना है लगभग ऐसा हो सकता है कि 60 से 70% प्रॉपर्टीज वो हैं जिनको हम वक्फ बाय यूजर की तरह यूज हो रही थी बट वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इतनी तादाद होगी। अच्छा सिराज भाई, एक सवाल मेरा ये है कि बहुत बड़े स्तर पर लोग वक्फ संपत्ति करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल में कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, उन संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके उनकी बंदरबाट कर ली जाती है। हमने शहर में भी कल एक प्रोग्राम शूट किया, देखा यह गया कि एनएस कॉलेज के सामने बहुमंजिला इमारतें बना ली गई हैं वक्फ की संपत्ति पर, और तमाम दुकानें आज किराए पर हैं या जैसे हैं वो तो वो जाने, लेकिन तमाम जो है गैर मुस्लिम भाई हैं, और हो हल्ला ये हो रहा है कि खुर्द-बुर्द कर ली गई हैं, पैसों की बंदरबाट हो गई है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो आम मुसलमान के फ़ायदे के लिए लाए हैं। तो ये जब सब चीज़ें चल रही हैं सर, ऐसे लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने बड़ी आसानी से लोगों को कब्जा दे दिया है और अब वो कब्जा छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वक्त की जो संपत्ति जो हमारे बुजुर्गों ने नाम की है वो संपत्तियों का गलत मिसयूज हो रहा है। हाँ, ऐसी शिकायतें भी बहुत सारी आई हैं और वक्तन फ़वक्तन अखबारों के अंदर भी आती रहती हैं। अमेंडमेंट में तो चाहिए ही था कि वक्फ बोर्ड को शक्तियाँ दिए देनी चाहिए थी जिनकी ज़मीन के ऊपर अवैध निर्माण हुए हुए हैं, तो उनके अवैध निर्माण जो है वो जल्द से जल्द वो हट जाए। जैसे कि वक्फ की संपत्तियाँ जो है, जो नुकसान पहुंचाई गई हैं या उन्हें लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, उनसे हटाया जाए।
उस चीज़ों के ऊपर अमेंडमेंट में तो कुछ किया नहीं गया, बल्कि और उसके लिए और एक जैसे वक्फ धारा 107 के अंदर एक लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया था कि वक्फ की संपत्तियों पर अगर अवैध निर्माण हो जाता है, उसके लिए मुतवल्ली या जो उसको कमेटी चला रही है, उसके लिए वो कोर्ट में जाकर वाद दायर कर सकती थी। मगर अब इसके अंदर जो है डिलिमिटेशन को लागू कर दिया गया है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल तक अवैध निर्माण हो गया है, उसके ऊपर अब वाद भी नहीं लाया जा सकता। जो अवैध निर्माण को यानी कि हटाने के लिए तो नहीं, बल्कि और बढ़ाने के लिए इस अमेंडमेंट बिल के अंदर प्रावधान कर दिया गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों का एक बड़ी वक्फ संपत्तियों का नुकसान होने का खतरा आ गया है। अच्छा, मतलब ये है कि जिन लोगों पर जिन जिन संपत्तियों पर कब्जे हुए हैं, उन संपत्तियों को अब जो है छुड़ाया नहीं जा सकेगा, और जो चीज़ें जटिल हो गई हैं, मतलब आसानी से उनको नहीं ले सकते हैं, और जिन लोगों ने वो हत्या ली है यानी कि उन्हीं पर रह जाएंगे इस हिसाब से। पहले इसके अंदर जो है मुतवल्ली या जो कमेटी है वो कोर्ट का रुख कर लेती थी, मगर अब उसे लिमिटेशन कर दिया गया है। जैसे और मुकदमा होता है कि आप 12 साल के बाद मुकदमा दायर नहीं कर सकते, ऐसे ही वक्फ को एक वक्फ बोर्ड को एक एक्स्ट्रा वो शक्ति दी गई थी कि वो कभी भी जाकर वाद दायर कर सकती थी। अब जिसे ख़त्म कर दिया गया है, इससे एक बहुत बड़ा वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया है। अच्छा, ऐसे लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो वक्फ की संपत्ति, जो अपनी संपत्ति वक्फ में दर्ज कराना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं पता है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? और खासतौर से मेरठ ही नहीं, आसपास तमाम जगह बहुत सारे लोग हैं, मतलब करना चाहें उनको प्रोसीजर नहीं पता है। देखो, अब जो है पिछले 3 साल से वक्फ बोर्ड ने ऑनलाइन भी जो है वक्फ की संपत्ति को दर्ज करने का शुरू कर दिया है। यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के नाम से, रजिस्ट्रेशन के नाम से अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, फौरन ही उसका पेज आ जाएगा, और उसके वेबसाइट को खुलते के साथ ही आप उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर वो साइन अप मांगेगा। आप उसके अंदर अपनी आईडी बनाकर अपनी संपत्तियों को खुद भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर संपत्ति का प्रकार और वक्फ कौन सा आपको करना है, और वक्फ की डिटेल, वक्फ के कागजात, जो जो भी चीज़ें हैं उसे PDF की फॉर्म के अंदर आपको सबमिट करनी होंगी। आप खुद भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन वर्क थोड़ा बहुत जानता है या करता है, कोई भी उसे कर सकता है। थोड़ा सा समझने की पड़ेगी और आसानी से किया जा सकता है। और किसी को फिर भी अगर कोई दिक्कत और दुश्वारी आ रही है, कुछ मालूमात करनी है, वो हमारे से मेरठ के अंदर शाही जामा मस्जिद में आकर शहर काजी साहब से, या हम इतवार के दिन यहाँ पर बैठते हैं, तो आकर हमारे से संपर्क कर सकता है। अच्छा, मेरे सवाल आपसे एक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहें, लेकिन दूसरे लोगों ने कहीं ना कहीं गाय बगाए कब्जा लिया है, पूरा या आधा कब्जा किया है, तो उस स्थिति में वो संपत्ति वक्फ हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो फिर कब्जा कैसे हटेगा? तो मतलब कानूनी पेच से समझाइए। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपिंग मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आपने सवाल ये किया कि अगर जो मान लो किसी की कोई संपत्ति है और उस संपत्ति पर उस व्यक्ति के पास उसके सब डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हैं, लेकिन उस पर कोई अवैध कब्जा है, या उसको आधी पर या उसके किसी भाग पर उसको बेकब्जा कर दिया गया है विधि विरुद्ध तरीके से, तो इसके लिए एक हमारे यहाँ कानून है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का कानून है, जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। उसका सेक्शन 5 जो है वो ये प्रोविजन करता है कि अगर जो कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का लीगली एंटाइटल्ड है, यानी कि विधिक रूप से हकदार है, और उसकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध कब्जा करता है, तो वो CPC के अकॉर्डिंग वाद लाकर अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटा सकता है। और ऐसे में न्यायालय जो है उसका मतलब कानून जो है उसके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि कानून कभी भी अवैध कब्जाधारी के पक्ष में नहीं है। कानून हमेशा इस चीज के पक्ष में है कि जिसका हक है वो उसके पास जाए। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए कि वो SRA के अकॉर्डिंग सूट फाइल करे, अपनी प्रॉपर्टी को जो है जो अवैध कब्जा है उससे मुक्त कराए, और उसके बाद जो है फिर प्रॉपर्टी को वक्फ करे। मतलब उससे पहले वक्फ नहीं किया जा सकता है? नहीं, देखिए जो चीजें डिस्प्यूटेड हैं, है ना, अब ये तो वो वाली चीज हो जाएगी नहीं, को जो डिस्प्यूटेड चीज नहीं, कि वक्फ के लिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ करोगे, वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी पर्सन वाकिफ है वो एक उसका मालिक हो, और प्रॉपर्टी जो है अनडिस्प्यूटेड हो, यानी कि उस पर डिस्प्यूट ना हो।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. एक सवाल यह है कि आखिर कौन है ऐसा शख्स जो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। इसमें भी कोई नया प्रावधान है, वकील साहब से समझेंगे। सर ये बताइए किस तरीके से वक्फ की जा सकती है, एक मुस्लिम कैसे वक्फ करेगा, क्या कोई नया प्रोसीजर है सर? जी, इसी को लेकर जो अभी हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उसको लेकर एक बड़ी आपत्ति है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जो एक मुस्लिम है, सिर्फ वक्फ भी वही मुस्लिम कर सकता है कि जो 5 साल कम से कम पिछले 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से मतलब यह है कि इस्लाम धर्म का वो पालन कर रहा हो। ये वाला मामला सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मुसलमान कौन है, क्योंकि वक्फ बिल में भी लिखा है कि मुस्लिम ही अपनी प्रॉपर्टी को जो है वक्फ करेगा। इसके लिए जो प्रीवी काउंसिल थी 1922 में एक डिसीजन आया था, नरोद कथ वर्सेस पाराकल का डिसीजन। उसमें प्रीवी काउंसिल ने ये कहा था कि मुस्लिम होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। एक तो वो कि एक तो बंदा ये विश्वास करता हो जो मुसलमान है कि अल्लाह एक है, और दूसरा उसका विश्वास ये हो कि प्रोफेट मोहम्मद जो है वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, वो अल्लाह के रसूल हैं, संदेश वाहक हैं। जो भी व्यक्ति ये विश्वास करता है वो मुसलमान है। लेकिन जब मुसलमान प्रीवी काउंसिल ये कहता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी डिसीजन को जो है माना है, इसी का समर्थन करा है। लेकिन इसके बाद अब नए एक्ट में ये कानून लाना कि मुसलमान तो एक तरीके से वक्फ मुस्लिम करेगा, फिर तो आप मुस्लिम उसे मान रहे हो ना कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, यानी कि 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो मुसलमान है, इसका क्या मतलब है? कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी ये कहा कि अगर जो आप ये कहो कि मुसलमान सिर्फ वो है जो दाढ़ी रखाता हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, ये तो इस्लाम धर्म के एक जो मुसलमान है उसको ये चीजें करनी चाहिए। लेकिन कभी भी मुस्लिम होने के लिए ये शर्त नहीं है। इस तरीके से तो अगर जो हम माने कि एक व्यक्ति जो है वो इस्लाम में है, मुसलमान है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ रहा 10 साल से, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो ये जो शर्त है ये कहीं ना कहीं अनरीजनेबल है, और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट भी इसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और इस वाले प्रोविजन को हटाएगा। तो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं सही नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप कह रहे हो वक्त मुस्लिम करेगा तो मुस्लिम करेगा, तो जब कानून ने भी ये कह दिया तो ये प्रैक्टिसिंग वर्ड लाकर आप क्या करना चाह रहे हो? फिर दूसरी चीज, कौन मुसलमान है, किसके दिल में इस्लाम है, कितना मुसलमान को फॉलो करता है, इसको प्रैक्टिसिंग करने के लिए रूल्स कौन बनाएगा? मैं इस्लाम को कितना मानता हूं तो ये मैं ही तो जानता हूं। ये तो मेरा कॉन्शियस है, ये तो मेरी जो है अंतरात्मा है, मेरी अंतरात्मा को कौन टेस्ट करेगा? तो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं, जहां तक मैं मानता हूं, सही नहीं है। बेशक ये अपना अपना अकीदा है, लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कानून बनने के बाद 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, लेकिन उन याचिकाओं में एक भी याचिका उसको खारिज करने की नहीं है, जबकि कुछ पॉइंट्स पर बात की गई है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कानून से हटाया जाए। जमीयत ने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने याचिका दायर की हैं वहाँ भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। आपको जानकारी है कि पॉइंट्स क्या हैं? एक तो सबसे पहला तो यही है कि गैर मुस्लिम उसके अंदर नहीं हो सकता है, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ कानून से हटनी चाहिए जो अब नया बन का है? एक तो वक्फ बाय यूज़र का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया गया है वो हटना चाहिए। दूसरा, जो 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है वो भी हटना चाहिए। और क्या नाम है, जो आर्टिकल से जो हमारे टकरा रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हटनी चाहिए। ये कुल मिलाकर ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान से डायरेक्ट वो टकरा रहे हैं, और जिनका अस्तित्व रहना, कानून के अंदर रहना सही नहीं है, और उनका फौरन हट जाना ज़रूरी है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जो है सही फैसला सुनाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ 2 अधिवक्ता जुड़े और विद्वान लोग थे जिन्होंने पूरे विषय पर चर्चा की, और जिन्होंने भी साफ कहा है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो याचिकाओं के माध्यम से लोग चाहते हैं कि हट जाएं, और लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि जितने भी वक्त की संपत्तियां हैं बहुत सारे इलाकों में उनको खुर्द-बुर्द किया गया है, उन पर कब्जे कर लिए गए हैं, और उसमें केवल मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम लोग भी हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं। इनका मानना ये भी है कि ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिए कि जो कब्जा मुक्त भी हो सके, और जो संपत्तियां वक्फ की गई हैं उनका सही वे में, सही रास्ते पर उसका प्रयोग हो सके, लेकिन उधर ध्यान ना देकर के दूसरी तरफ ध्यान दिया गया, ऐसा इनका मानना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कानून में प्रावधान करने के लिए, कानून में संशोधन करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं,
क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ संज्ञान लेता है, और दूसरा जो इन लोगों ने मुहिम शुरू की है कि अपनी संपत्ति को कैसे वक्फ में दर्ज कराएं, वो भी इन्होंने बताया है। हालांकि अगर आपको भी ये जानकारी करनी है तो मेरठ शहर जामा मस्जिद में आ जाइए, यहाँ वकीलों का पूरा पैनल मौजूद है और आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किन किन पेपर की रिक्वायरमेंट आपको है और कैसे आप ऑनलाइन जाकर के दर्ज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तमाम चीज़ें ये बता देंगे। तो हमने एड्रेस भी दे दिया है और कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी स्क्रीन पर किसी अधिवक्ता का नंबर आपको दे दें, चला दें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमें कहाँ पहुँचना और किससे बात करनी है। फिलहाल अपने सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी मेरठ। जय हिंद।